नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वालों के पेपर चल रहे हैं और अब तक रुझान क्लियर है मेरे भाई कि पेपर जैसे पुराना आया था एनटीपीसी का वैसे ही सेम आ रहा है। और भाई साहब बच्चे कितने पागल हैं। हमने उनको पहले ही बता के भेजा था कि भैया गणित के आपके पेपर में 30 सवाल आएंगे। ये हमारा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल है। मैंने यहां पर ये 3 पेपर जो है ये 10 पेपर सॉल्व कराए हैं एनटीपीसी के है। 10 एग्जाम पेपर, इनसे एक भी सवाल बाहर नहीं आया गणित का। अब सब आके कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो आपने पहले बता दी, यही तो आया था डेटा चेंज करके है। लेकिन जब मैं करा रहा था तब नहीं पढ़ रहे थे। तो भाई साहब जो मैं बताता रहा हूं उसको चुपचाप ग्रहण करते रहो, है ना, क्योंकि हमसे ज्यादा अपडेटेड और ज्ञानी आदमी है नहीं जो एग्जामिनर की नस को समझता हो। ठीक है बच्चों। और इस साल रेलवे ने जो 3 पेपर कराए मैंने उन सब के भी सॉल्यूशन करा रखे। अगर आप ये लेटेस्ट मटेरियल पढ़ के जाते तो भला नहीं होता। अब भी कमेंट करें सर क्या पीवाईक्यू ही आता है? रेलवे में केवल पीवाईक्यू ही आता है और कुछ नहीं आता। रेलवे मतलब पीवाईक्यू पढ़ना, दैट्स इट। समझे ना बच्चों? तो प्यारे दोस्तों आपकी भारी डिमांड पर मैं फिर से रेलवे एनटीपीसी का एक पेपर सॉल्व करा रहा हूं, एग्जाम रिव्यू पेपर जैसा बच्चों ने हमें बताया। ठीक है बच्चों। और यही सवाल पेपर में सेट हो रहे हैं। आप ये करके जाओ, इसमें से कम 4-5 सवाल आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट मतलब सीधे। चलिए तो पूरे 30 सवाल मैं अब आज आपको बताने वाला हूं। बेहतरीन, ये सब सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं, दोबारा से करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों। चलिए मजा आएगा करके। एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करेगा कि यही पेपर में बन रहे हैं। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 20% हानि होती है। अगर वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो किसी वस्तु को आप खरीदते हो और आपने उसके एक सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखा है, लेकिन आप उस वस्तु को इसका जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उस दाम में ना बेचकर अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/14 पे बेचते हैं तो 20% लॉस होता है। अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को, क्रय मूल्य को। सीपी क्या होता है? 100%। 100% से कोई वस्तु जितना ज्यादा में बिकती है वही तो लाभ होता है। अब यहां पे आप वस्तु को सेलिंग प्राइस के 5/14 पर बेच रहे हो। बटे क्या आ रहा है? 14। बटे 14 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 14 है। माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 14 है। आप कितने में बेचते हो? 14 का 5/14, 14 का 5/14 यानी कि 5। आप वस्तु को 5 रुपए में बेचते हो प्यारे दोस्तों, आपको कितना लॉस होता है? 20%। 100% पे अगर 20% लॉस हुआ तो भाई वस्तु बिकी कितने में? 80% में। कॉस्ट प्राइस के 80% में बिकी कितने गुना प्यारे दोस्तों? 16 गुना। सवाल यह कि अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पर बेचता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 14 है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 14 है तो 14 का 80% कितना होता है? 14 का 80% आ गया 14 अट्ठे 112, 11.2। अगर आप इसी वस्तु को 11.2 यूनिट में बेचोगे तो वस्तु कितने परसेंट में बिकेगी? भाई ये भी 16 गुना। अब आप देखो 11 गुणा 16 176, 16 की 0.2 में गुणा 3.2, तो 176 में 3.2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 179.2% में बिकेगी, है ना बच्चों। तो आप बताओ 100% के कॉस्ट प्राइस का सामान अगर 179.2% में बिका तो जो एक्स्ट्रा 79.2% मिला है आपको वही क्या हो गया? लाभ। तो लाभ क्या है? डी ऑप्शन। बताओ। ये रेलवे में आना फिक्स है भाई। आना तय है। ठीक है, समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर। एक ट्रायंगल की भुजाएं 120, 174 और 126 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना है? इस तरह के सैकड़ों सवाल आ रखे हैं। ये जितने भी सवाल रेलवे में बन रहे हैं सब बन रहे हैं ट्रिपलेट पे, सब बन रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर आप ध्यान से देखें 120, 174, 126 किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से। ये 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 6 से 120 काटेंगे कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। 174 कितनी बार? 29 छिक्का 174 होता है 29 बार। और 126 21 बार। क्या 20 21 29 समकोण त्रिभुज नहीं होता? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहां पे बस क्या कर रखा है? 6 गुना कर रखा है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 174 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस।
कर्ण है। तो इस समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड यानी कि 120 और 126 की गुणा, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चे, तो 10 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 6, 126 गुणा 60 कितना आएगा, 7560 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। ये बताओ, यदि दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है तो 25 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटों का उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों वाला सवाल सेम सवाल आता है, बस यहां क्या डेटा बदल दिया जाएगा। अच्छा, आप एक दीवार बना रहे हो बच्चों, है ना। दीवार किससे बनती है, दीवार में ईंट लगती है और सीमेंट मसाला लगता है। तो दीवार में 10% सीमेंट भरा हुआ, यानी कि बाकी दीवार में क्या है, ईंटें। तो आप बताओ, आपको एक दीवार बनानी है 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची, 30 सेंटीमीटर मोटी। तो इस दीवार का आयतन क्या है, सब कुछ सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर लंबी दीवार का मतलब 20 गुणा 100, 2000 सेंटीमीटर। 9.9 मीटर का क्या आएगा, 9.9 को 100 से गुणा करेंगे 990 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, दीवार का आयतन। लेकिन इस दीवार में 10% तो सीमेंट भरा हुआ है, तो इस दीवार में ईंट कितनी है, 90%। 90% का मतलब 0.9। तो पूरी दीवार का इतना वॉल्यूम है जिसमें आपको ईंटें लगानी है। पूछा कितनी ईंटें चाहिए, आप जो ईंट इस्तेमाल कर रहे हो एक ईंट का आपको साइज दे रखा है, तो कितनी ईंटें लगेंगी ये दीवार बनाने में। भाई दीवार के टोटल आयतन को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ईंट का वॉल्यूम क्या होता है, ईंट तो क्यूबॉइड होते ना, एलबीएच, ये दे रखा है सीधा सीधा 25 गुणा 11 गुणा 8। मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में इसलिए बदला क्योंकि यहां पे ईंट की जो डायमेंशन है किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। अब बताइए, ठीक है, डेसिमल से 1 जीरो हट गया, 25 अट्ठे 200 से 200 कट गया, है ना। 11 से 990 कितनी बार, 90 बार। तो 9 में 81 तिया 243 यानी कि 24,300, 2 जीरो आएगा ना। तो 24,300 ईंटों की आवश्यकता होगी। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। गुड आउट, है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसा ही पेपर बन भी रहा है। सवाल नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक बच्चों, कई सारे शिफ्ट में सेम सवाल दिखने वाला है। ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है, यानी कि बी की एफिशिएंसी ए से 75% कम है। सी बी से 80% अधिक कुशल है, सी की एफिशिएंसी बी से 80% ज्यादा है, सी इज 80% मोर एफिशिएंट देन बी। बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, तो ए अकेले बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि यहां पे ए बी और सी बच्चों तीनों लोगों की क्या दी है आपको, एफिशिएंसी, है ना, निकाल सकते हो ना। बी ए से 75% कम कुशल है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 3 कम है 1। आगे बोला है सी बी से 80% अधिक कुशल है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, या दशमलव में ही लिख लो भैया। सी की एफिशिएंसी बी से 80% ज्यादा है, अगर बी की 1 है तो 1 से 80% ज्यादा क्या होता है, 1.8 है भैया। क्यों बड़ी बड़ी वैल्यू करें भाई, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 1 से 80% ज्यादा, 1 का 80% होता है 0.8, सी की 0.8 आ गई। अब आप ये देखिए तीनों की एफिशिएंसी आ गई ना, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, यहां से क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। बच्चों बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है, ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, 90 दिन में कितना काम करेगा, 90 से गुणा, ये क्या आएगा 360 टोटल वर्क आ गया। सवाल है बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की 1 है और सी की 1.8, तो बी और सी दोनों की एफिशिएंसी है 2.8। बी और सी एक दिन में 2.8 काम करेंगे, बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते, 30 दिन में बी और सी कितना काम कर देंगे, 84। तो 84 यूनिट काम बी और सी ने कर दिया, 28 84 हो गया ना। तो 360 में से बी और सी ने 84 काम कर दिया, तो बचा काम कितना मेरे प्यारे भाई, 276, 276 यूनिट काम बाकी है। इस बचे काम को कौन करता है, अकेला
ए ये काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो अगर ए 276 यूनिट काम करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, ए को कितने दिन लगेंगे 4 6 24 और 3 4 नाम 36 69 दिन। बोलो तो ए बचा काम 69 डेज में करेगा, यही क्या है आंसर है ना बच्चे। तो यहां आप जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर ही फ्रैक्शंस में लें, आप डेसिमल में भी एफिशिएंसी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इजी पड़ेगी कैलकुलेशन। ओके बच्चों आओ, इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 के मूलों का योगफल क्या है। ठीक है बच्चों, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है प्यारे भाई, है ना। क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है ना। ए एक्स क्यूब यानी कि ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। समझ आना बच्चों। आपसे क्या पूछा, इसके मूलों का योग। जैसे मान लो इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे ना, क्योंकि यहां पे एक्स की पावर कितनी आ रहा है 3, तो इस इक्वेशन के 3 रूट अल्फा बीटा गामा है, तो रूट का जो सम होता है प्यारे बच्चों, इसका कंसेप्ट है माइनस का बी बटा ए। क्या है माइनस बी बटा ए। यहां पे बी की जगह क्या है 7 माइनस 7, ए की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 7 बटे 2 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है ना भाई, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, आ रहे हैं इस सवाल। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा, अगर दो दो रूट्स की गुणा करके सम किया जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आएगी सी बटा ए। सी बटा ए यानी कि कितना -9 बटे 2। अगर ये पूछा होता, अगर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट पूछे अल्फा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का डी बटा ए। डी कितना है 12, तो -12 बटे 2 यानी कि माइनस का 6, ये आ जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अब क्लियर, याद रहेगा। चलिए सवाल नंबर आपके सामने 6 करिए। निशा अपने बच्चों के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है, फोन का एमआरपी कितना है 24,500 रुपए, ठीक है, और उस पर क्रम से 20% और 30% की 2 सक्सेसिव छूट दी जा रही हैं। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह 13,132 रुपए का पेमेंट करती है। सी का मान बताइए। सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए। निशा अपने बच्चों के लिए मोबाइल फोन खरीदने गई एक दुकान में, दुकान वाले ने बताया कि मैडम फोन का मार्क प्राइस है 24,500 रुपए। निशा बोली हमें तो डिस्काउंट दो, बच्चों के लिए खरीदना है। तो दुकानदार पहले उसको कितना डिस्काउंट देता है 20%। 100% पे 20% डिस्काउंट देगा तो मोबाइल फोन की कीमत कितनी रह जाएगी 80% 0.8। निशा कहती है और डिस्काउंट दो, तो निशा को और छूट मिली कितनी C% की, यानी कि इस प्राइस पे निशा को और C% डिस्काउंट मिला और फाइनली निशा ने वो फोन कितने में खरीद लिया 13,132 रुपए में। तो जो सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट, यही तो पूछा है। अल्टीमेटली ये पूछेगा कि केवल इस प्राइस को कितने % कम किया गया कि जो 13,132 में फोन बेच दिया, है ना, बताइए। तो सिंपल डेसिमल और 0 हो गया ना बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो ये 4 से तो कटी ना है, 4 दूनी 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32 और 1 4 तिया 3283। आप बताओ 245 का मतलब क्या है, 245 का मतलब 5 से कट रहा है ना, 5 गुणा 49, और 49 में 49 जो है एक सड़ा हुआ नंबर है। आंसर बिल्कुल इजी इजी है ना, 49 में तो 7 आता, तो 49 से कटना चाहिए ही चाहिए। 49 पंजे 245, तो 49 से कितनी बार जाएगा 6 बार है भाई, 50 छिक्का 300, 294, कितना बच जाएगा 28 और 6 34, तो 49 सत्ते चला गया भाई 343, यानी कि क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये यहां पे 0 भी बच गया ना, ये 0 भी बच गया। तो 50 दूनी 100:60, अल्टीमेटली 100 का फोन 67 में बिका, तो कितना डिस्काउंट है 33 का। 100 में जो भी आंसर आता है सीधा किस में आएगा परसेंटेज में, 33%, है ना। आप यहां पे इस सवाल को डिजिटल सम वगैरह से भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने प्रॉपर आपको बता दिया कैलकुलेट करके, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए, किसी डीलर ने 92,000 रुपीज में एक ड्रायर खरीदा, है ना,
वह इसके एमआरपी पर 77% की डिस्काउंट देता है, फिर भी 83% का क्या होता है, डीलर को प्रॉफिट होता है। ड्रायर का एमआरपी क्या है? देखो एक डीलर है, पहले वो एक ड्रायर खरीद के लाता है खुद 92,000 में, फिर डीलर उसका क्या सेट करता है, एमआरपी। फिर एमआरपी पे जब डीलर 77% डिस्काउंट देता है तो डीलर को कितना प्रॉफिट होता है, 83%। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों यहां पर, डीलर का, उस ड्रायर का अंकित मूल्य। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो ना सीधे। क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना, 77% देता है तो 100 माइनस 77 कितना आएगा, 23। प्रॉफिट कितना होता है, 83%, 100 प्लस 83 कितना आ गया, 183। कटेगा तो है नहीं, ठीक है ना। वैसे आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ चुका है, कोई दिक्कत। ड्रायर खरीदा कितने में प्यारे दोस्तों उसने, 92,000 रुपए में, यानी कि सीपी 23 यूनिट की वैल्यू 92,000 रुपए, कितने गुना, 23 चौका 92, 4,000 गुना। तो आप बताइए ड्रायर का जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य आएगा 183 की वैल्यू भी 4,000 गुना होगी कि नहीं। तो एंड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 जीरो, और 3 जीरो एक ही ऑप्शन के एंड में था बस, है ना भाई। चलिए, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबीडीसी क्या है, पैरेलल, समांतर, यानी कि एबीडीसी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो क्या हो गया बच्चों, ये ट्रेपेजियम। ई और एफ डायगोनल एसी और बीडी के मिड पॉइंट है। ए बी 14 है, बीसी 73 है, डीसी 90 है, एडी 22। तो आपसे पूछा है ई एफ की लंबाई। ई और एफ क्या है बच्चों, डायगोनल के मिड पॉइंट। ध्यान सुनिएगा, अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं ए बी और सी डी यानी कि आमने सामने की पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज। अगर किसी ट्रेपेजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट, डायगोनल है विकर्ण ए सी और बी डी, उसके मध्य बिंदु ई और एफ है, तो यहां से इस ई एफ की लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चों, डायगोनल के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी लंबाई क्या होगी। तो ये जो हमारी पैरेलल साइड है ए बी और सी डी, ए बी की लंबाई कितनी है 14, सी डी की लंबाई कितनी है 90, इनके डिफरेंस का आधा होगी। 14 और 90 का डिफरेंस कितना, 76, 76 का आधा 38। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट है कि विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन कैसे आएगी बच्चों, जो पैरेलल साइड है समांतर भुजाएं उनको डिफरेंस करके घटा के आधा कर दीजिए। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे दो आदमियों को ओवरटेक करती है ना। एक रेलगाड़ी दो आदमी ओवरटेक करते, पहला आदमी 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रेलगाड़ी को उन्हें ओवरटेक करने में 30 और 44 सेकंड लगते हैं। दोनों ही आदमी रेलगाड़ी की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है आदमी वो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर में बताना है ना बच्चों, बताइए। हालांकि अगर आप सवाल देखें 5.4 पहले आदमी की स्पीड है, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी, 18, 9 का मल्टीपल, तो रेलगाड़ी की चाल भी 9 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है ना बच्चे। क्योंकि आप अगर पैटर्न समझते, ये चीजें कब पता चलेंगे, जब आप खूब सारी क्या करोगे, प्रैक्टिस, कि इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही दिमाग में होना चाहिए। कि मान लो जैसे रेलगाड़ी है ना, ये रेलगाड़ी चल रही है, इसकी स्पीड हमने मान ली s किलोमीटर पर आवर, तो आपको सवाल में क्या निकालना है, s का मान, है ना बच्चों। अब ये रेलगाड़ी दो आदमियों को क्रॉस करती है जो रेलगाड़ी की ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहला आदमी चल रहा है 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आदमी चल रहा है भैया 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। रेलगाड़ी पहले आदमी को पार करती 30 सेकंड में और दूसरे को 44 सेकंड में ओवरटेक करती है, सही है बच्चों। रेलगाड़ी की स्पीड पूछे, जब भी रेलगाड़ी किसी पर्सन को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर, ये बात सही है। तो जब रेलगाड़ी पहले आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रेलगाड़ी की स्पीड एस से पहले आदमी की कितनी है 5.4 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड में पार करती है पहले आदमी को, 30 सेकंड में।
हो गया। अब रेलगाड़ी दूसरे पर्सन को पार करते, दूसरे आदमी की स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी को पार करते 44 सेकंड में। भाई चूंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s माइनस 18, सेम दिशा में रिलेटिव स्पीड s माइनस 18। तो यहां दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल। कंफ्यूज मत होना, दोनों तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो यूनिट दोनों तरफ से कट जाएंगी, है ना बच्चों। सेकंड को आप आवर में कन्वर्ट भी करोगे तो यूनिट दोनों तरफ से कट जाएंगी, उसका कोई मकसद नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। आप यहां पे प्यारे बच्चों किससे काट सकते हो, ये तो 2 से ही कटेगा बस यार, है ना, 15 बार और ये 22 बार। और आप देखना कि 15 की एस में गुणा 15s और ये 22s, 15s और 22s का डिफरेंस 7s। फिर यहां देखेंगे नंबर की गुणा, 18 गुणा 22, 18 गुणा 22 कितना आएगा भाई, 360 और 36 396, है ना। और 15 की 5.4 में गुणा, 15 की 5.4 में गुणा कितना आएगा, 75 और 81, 15 गुणा 5.4 कितना आएगा, 81। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 300, 315 आ गया, 7s बराबर। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 7 चौक 28 और 3 7 पंजे 45, 45 किलोमीटर पर आवर। देखो आया ना, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां भी 5.4 में 9 आएगा, 18 में भी 9 आएगा, और कुछ भी करो 9 तो बचना ही बचना है कि नहीं। चलिए सवाल है आपके सामने यहां पर 10, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो उसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। अगर लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो एरिया 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना है। भाई अगर किसी आयत की, मान लो जैसे आयत है, ठीक है भैया, मान लेते हैं इस आयत की लंबाई l है और चौड़ाई b है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, ट्वाइस, यानी कि 2 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए ना, कि यहां पे सारी कैलकुलेशन किस में चल रही है, इंटीजर में, है ना बच्चे। तो या तो आंसर बी है या डी है। तो आप ऑप्शन से भी जुगाड़बाजी कर करके चेक कर सकते हो जिसमें फिट बैठ रहा हो, लेकिन मेथड जानना बहुत जरूरी है। यह सवाल भी कई सारी शिफ्ट में देखा गया है, ठीक है बच्चों। बताओ कैसे करेंगे। अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई l और चौड़ाई b है तो उसका एरिया क्या होता है बच्चों, l गुणा b, यही है। सवाल कह रहा है कि लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई कितनी कर दी, l प्लस 5, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी, यानी कि चौड़ाई कितनी कर दी, b माइनस, चौड़ाई कर दी b माइनस 7। तो क्या हो जाएगा बताओ, एरिया 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी कि अब जो एरिया है पहले वाले एरिया से 8 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताइए। तो ये एक तरीके से क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन बन गई, है कि नहीं सचिन। अगर आप इसको देखेंगे, अगर गुणा करोगे यहां l की b में lb और उधर lb, क्या कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो l की -7 में गुणा -7l, है ना, 5 की b में गुणा 5b और माइनस का 35 बराबर 8। तो ये -35 उधर जाएगा, 8 और 35 43, तो यानी कि बराबर कितना आ गया, 43। तो ये एक इक्वेशन बन गई बच्चों, बन गई ना। इसी तरीके से भाई आयत का एरिया क्या है ओरिजिनली, लंबाई l है चौड़ाई b। सवाल बोला है कि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, लंबाई कितनी कर दी, l माइनस 5। अब चौड़ाई कितनी, 8 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई अगर पहले b थी, चौड़ाई कितनी कर दी, b प्लस 8। तो अब लंबाई ये होगी, चौड़ाई होगी, अब एरिया ये हो गया। सवाल को सर अब जो एरिया वो पहले से कितना बढ़ गया, 33 मीटर स्क्वायर बच्चों बढ़ गया, तो इक्वल। तो आप इसको इक्वल कर देंगे, बताइए क्या आएगा भाई, एल की बी में गुणा करेंगे, एल बी से एल बी कट जाएगा उधर, है भाई, एल की 8 में गुणा करेंगे 8l, ठीक है बच्चे, और -5 की बी में -5 भी, और -5 अट्ठे 40 बराबर राइट साइड में, तो माइनस 40 जब उधर जाएगा कितना आएगा, 73। तो ये आ गया प्यारे बच्चों यहां पर 73। तो बेसिकली हमें ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, बताओ कैसे सॉल्व करें। ठीक लिखा है ना, 8l -5 भी -40 बराबर 33, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। ये तो सामने दिख रहा है, इनको सॉल्व करना। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो +5 भी -5 भी कट जाएगा। अच्छा सवाल करा रहा हूं ना, 8l -7l
और 43 प्लस 73 कितना आ गया 100, 3 3 6 और 7 4 11, 116। हमने क्या कर दिया, जस्ट इनको सिंपल ऐड कर दिया। ठीक है जी, कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर, लंबाई तो 116 आ गई। अब आप ये बताइए कि यहां से चौड़ाई कितनी आ जाएगी। कहीं भी रख दो मेरे दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में, चाहे आप यहां ऑप्शन में रख लीजिए, चाहे यहां पे रख लीजिए। अगर मैं यहां पे रख देता हूं सेकंड वैल्यू में, तो 8 हल कितना आ जाएगा 800 और 16 128, 928। 928 माइनस 5b बराबर कितना आ गया बच्चों 73। तो 928 में 73 घटाओ 5 और 855, 855 बराबर कितना आ गया 5b। तो यानी यहां से चौड़ाई कितनी आ गई मेरे दोस्तों, है ना 171। तो लंबाई 116 और चौड़ाई 171। आपसे पूछा ओरिजिनल आयत का परिमाप, तो ओरिजिनल आयत का परिमाप क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 116 और चौड़ाई 171। ठीक बच्चों, अब परिमाप ये आएगा और आप देख सकते हैं कि यहां पे आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इस ऑप्शन को देखो तो 6 और 1 7, 7 की 2 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 4 आ गए। है कि नहीं? कैसा सवाल है सचिन, है ना, एक नंबर सवाल। ये करना ही पड़ेगा आपको प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, मजा आया? आगे चलते हैं। अगला, एक खेत चतुर्भुज के आकार का, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक खेत चतुर्भुज के आकार का, इसके एक डायगोनल की लंबाई 10 मीटर है। अन्य दो शीर्षों से इस डायगोनल पर डाले गए परपेंडिकुलर लंबों की लंबाई 12 13, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक फील्ड इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया और इस डायगोनल पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले गए हैं, उनकी लंबाई 12 13। भैया ऐसे सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, अगर किसी भी चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है और उस पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले गए हैं h1 h2, तो उसका एरिया आएगा 1/2 डायगोनल गुणा h1 प्लस h2। सीधा कॉन्सेप्ट है, केवल यहां पे वैल्यू रख दो। विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 और इस पर जो हम लंब डाल रहे हैं उनकी लंबाई है 12 और 13, तो 12 प्लस 13 25, तो 250/2 क्या आ गया आंसर 125 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये बताइए 16% और 7% की सक्सेसिव छूट के बराबर सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो x% और y% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होती है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। तो अगर किसी वस्तु पर 16% और 7% की छूट दी जाए तो नेट छूट कितनी होगी, 16 प्लस 7 माइनस 16 गुणा 7 बटे 100। ये आ जाएगा ना बच्चों। तो 16 प्लस 7 कितना आ गया 23, माइनस 16 सत्ते 112, 112 बटे 100 1.12। तो 23 में से 1.12 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.88, 21.88। खत्म। ये बताइए एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एक्स अकेला 24 दिन में कर सकता है, वाई अकेला 36 दिन में कर सकता है, जेड अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल है, बताओ बच्चों। देखो भाई, टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन में से आता है ना ये। भाई 3 लोग हैं एक्स वाई और जेड, 3 लोग मिलकर एक्स वाई जेड काम कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। ये बोला है ना। एक्स अकेला काम कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में। उसके बाद वाई 36 दिन में कर सकता है। पूछा जेड कितने दिन में करेगा, जेड ही तो रह गया बस। तो आप बताइए 8 24 और 36 का एलसीएम कितना है 72। हमने मान लिया कि टोटल वर्क यहां पे है बच्चों 72। तो तीनों लोग 72 यूनिट काम करते हैं 8 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे 9। एक्स 24 दिन में 72 कुर्सी बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा 3। वाई जो है 72 काम 36 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा 2। तो आप जानते हैं कि भैया एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, वाई की कितनी है, और तीनों की एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तीनों की कितनी है 9। तो 3 और 2 5, तो जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई 4। जेड की एफिशिएंसी 4 आ गई। तो जेड मेरे दोस्तों ये काम करेगा 72 यूनिट, है ना। कितनी एफिशिएंसी से 4 एफिशिएंसी से। तो जेड पूरा काम कितने दिन में कर लेगा
18 दिन में, है ना। हालांकि अगर टोटल वर्क 72 माना है और आपसे पूछा है जेड के दिन, तो 72 को आप जेड की एफिशिएंसी से भाग करोगे, तो जो भी आंसर आएगा 72 का फैक्टर ही आना था। ये आंसर तो संभव ही नहीं है। आई ना बात समझ में? क्लियर है भाई? इसी तरीके से अगर आप धुरंधर बनना चाहते हो ना, तो वाकई में धुरंधर बनोगे तो ही तो कुछ करोगे। अब जैसे रेलवे का पेपर हो रहा है एनटीपीसी का, कितनी विडंबना है कि 40 लाख फॉर्म है, 20 लाख बच्चे तो फॉर्म भर के ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो उनको सिलेबस तक की जानकारी नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 लाख बच्चा मेहनत से पढ़ता है और वो सिलेक्ट होता है, और जो नहीं होता फिर वो सरकार को, सिस्टम को गरियाता रहता है कि इन लोगों की वजह से नहीं हुआ। आपने मेहनत कितनी करी? रेलवे वैकेंसी निकालने में कोई कसर छोड़ रहा है? नहीं। रेलवे पेपर लेने में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां कर रहा है? नहीं। रेलवे का जो है पेपर रिदम टाइम से फॉलो हो रहा है, वैकेंसी लगातार आ रही है, बच्चों को होश नहीं आने दे रहा। उसके बावजूद भी अगर आप अपने भविष्य के लिए मेहनत ना करो तो फिर आप ही जिम्मेदार हो। आपको पता है कि रेलवे में इंग्लिश का तो कोई ज्यादा रोल है नहीं, इंग्लिश आती ही नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग हम दोनों टीचर 100% गारंटी लेते हैं, 100%, 100%, यानी कि आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म। आपको फोकस किस पे करना है? केवल साइंस पे। उसके लिए आपको हरीश सर के पास आना पड़ेगा रेलवे फाउंडेशन बैच में। एक बार किसी ने पढ़ लिया रेलवे, मतलब वो तीतर की तरह उड़ाएगा बच्चे सवाल। ठीक है जी, बहुत थोड़ी सी फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये करो। एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 2926 सेंटीमीटर क्यूब। उसकी हाइट कितनी है? 19 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। वैसे आप ये बात जानते हैं भाई कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h प्लस, यहां हमको सिलेंडर का वॉल्यूम भी दिया है, हाइट भी दी है, रेडियस नहीं दी है ना। रेडियस पता कर लेंगे तो आ जाएगा सरफेस एरिया। लेकिन आप ये भी देखो पाई क्या यूज करना है? 22/7। अगर मैं यहां पाई की जगह 22/7 यूज करूंगा तो चलो नीचे का 7 कट भी गया, ऊपर 22 में तो 11 बचा ना। तो आंसर जो भी आएगा 11 से कटने वाला विकल्प होना चाहिए। 11 से विकल्प कटता है 11 और 44, 11 या 75 नहीं कटेगा, 1106 भी नहीं कटेगा, 1100 कट गया, 1121 नहीं कटेगा। क्या आंसर रहा? ए। ये पीवाईक्यू सवाल है, मैंने नहीं बनाया ये रेलवे का ही पूछा हुआ एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया। सॉल्व करना चाहते मैं आपको करके दिखा देता हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 2926। सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? πr²h। पाई का मतलब 22/7, r²। हाइट कितनी है? 19, यही ना बच्चों? अब आप बताइए, तो 19 से अगर काट लें, 19 तो प्राइम नंबर है, कटेगा ही कटेगा। 19 से कम 19 102, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 22 से 154 7 बार, तो यानी कि 7 सत्ते 49 हो गया r²। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई ना। यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे प्यारे बच्चे। ये 2πr क्या हो गया? अब आपको पता होना चाहिए कि अगर r 7 है तो 2πr की वैल्यू होती है डायरेक्ट 44। रेडियस अगर 7 है प्यारे बच्चों तो 2πr क्या आएगा? 44। रेडियस 7 है तो 2πr 44 आता है, πr² 154 आता है, 44। h प्लस आर क्या आएगा? h 19 है, r 7 है, 19 + 7 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सॉल्व भी आप करोगे तो इतने कम स्टेप में करना है ना, इससे ज्यादा स्टेप नहीं लिखने। क्या आ गया आंसर? 1144 आ गया जी। ये बताइए, एक्स और वाई के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 है। किसी आदमी ने वस्तु एक्स को बेचकर 43% का लाभ कमाया, वाई को बेचकर 12% का लॉस हुआ। ठीक है भाई, सवाल है व्हाट इज इज गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पूरे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? एक्स और वाई दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर, दोनों के कुल सीपी पर कितना लाभ या हानि हुआ। अब आप खुद देखो प्यारे भी, सवाल बहुत छोटा है, डेटा भी बहुत आसान है। दो वस्तु हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई के कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है बच्चों? 2 एक्स और वाई के सीपी का रेशियो 2:3 है। एक आदमी ने एक्स को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाया? 43%। वाई को बेचकर कितना लॉस हुआ? 12%। तो
तो सवाल यह है कि कुल मिलाकर x प्लस वाई दोनों वस्तुओं पे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? बताओ x पे कितना प्रॉफिट हुआ? x पे 2 का 43% यानी कि 86%। y पे कितना लॉस हुआ? 3 का 12% यानी कि ये माइनस का 36। 86 और माइनस का 36 कितना आ गया? 50% आपको प्रॉफिट हो गया। कितने के समान पर? 2 प्लस 3 5 के समान पर। तो दोनों वस्तु पर मिलाकर 50/5 10% गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ। कहीं लॉस लगा दो जल्दबाजी में। ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट। समझ में आने बच्चों बात? 2100 मीटर की सर्कुलर रेस में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो सरकमफेरेंस पर कितने अलग अलग जो है मिलन बिंदु हैं? हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट्स मीटिंग आर देयर ऑन दी सरकमफेरेंस इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन? क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है कि मान लो एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो लोगों ने दौड़ना शुरू करा मेरे दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों वापस यहां पे एक साथ मिलेंगे, फिर दोबारा दौड़ने लगेंगे, तो उन्हीं बिंदुओं पर मिलेंगे ये बार बार उन्हीं अलग अलग पॉइंट पर मिलते रहेंगे, अगर ये अनंत काल तक भी दौड़ते रहे। समझ ना बच्चों? यही पूछा है कि कितने डिफरेंट पॉइंट पर ये सर्कुलर ट्रैक पर मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी एक राउंड पूरा करके ये यहां पे आएंगे ना दोनों एक साथ, वापस से वही चीज रिपीट हो जाएगी कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसे सवाल की डायरेक्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप ये पता करो कि अमित एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है? 42 सेकंड में। सुमित एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है? 75 सेकंड में। दोनों एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेते हो उस टाइम का क्या ले लो? रेशियो लेना कंपलसरी है, काटना ही काटना है। किससे कटेगा? 3 से 14 बार, ये 9 बार, यानी कि अमित और सुमित सर्कुलर ट्रैक 25 बार है ना। अमित और सुमित एक चक्कर मारने में जो समय लेते हो, समय का रेशियो कितना है? 14:25। ये अमित और सुमित की उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? वो पॉइंट होगा इन दोनों का सम, यानी कि 14 + 25 कितना आ गया? 39। तो ये दोनों एक दूसरे पर दौड़ते दौड़ते अलग अलग 39 पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? अगर बोलता सेम डायरेक्शन, तो इनका आप डिफरेंस ले लेते, 14 और 25 का डिफरेंस 11 है। ये ट्रिक है बच्चे, समझ में आया ना बच्चे? चलिए, आना चाहिए। दो संख्याओं का रेशियो 7-8 है, उनका एचसीएफ कितना है? 32। क्या पूछा है बच्चों? उनका एलसीएम। भैया अगर दो संख्याओं का रेशियो दिया है और आपसे क्या पूछा है? एचसीएफ, तो एलसीएम पूछा ना, संख्याओं का एचसीएफ दिया है 32, तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा 32। संख्याओं का रेशियो कितना है? 7-8, तो इस 7 और 8 से गुणा आप और कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? यही आंसर हो गया। 32 × 7 × 8, तो क्या आ जाएगा भैया? इवन नंबर आंसर आएगा। सीधा देखते ही कर सकते थे, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 32 है तो एलसीएम भी 32 से कटने वाला होगा, यानी कि एलसीएम एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं होगा। है कि नहीं बच्चों? खत्म, सम संख्या होगी दो से कटने वाली। 18वां सवाल करिए। भरत 5,000 रुपए की एक टॉय ट्रेन खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। भरत 5,000 रुपए लेके एक दुकान पर गया, टॉय ट्रेन खरीदने, भाई खिलौने की रेलगाड़ी, साम्राज्य बनाना है उसे। दुकानदार उसे छूट के 4 ऑप्शन देता है। दुकानदार बोलता है 4 ऑप्शन में मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, कोई सा भी ले लो। दी गई छूट का मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किस विकल्प का चयन करना चाहिए? भरत कौन सा ऑफर चूज करे कि उसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले? कस्टमर तो ये चाहेगा ना उसे अधिकतम लाभ मिले, यानी कि मेरे भाई मैक्सिमम डिस्काउंट बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है बच्चों, चलिए। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 22%, पहले इजी देख लेते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%। देखो x% और y% का लगातार डिस्काउंट होता है, x + y - xy/100। 30% की दो लगातार छूट के आएंगे, 30 + 30 100, 30 + 30 60 - 30 × 30/100 यानी कि 51।
ये तो 51% आ गया, ये 22% तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं बच्चे। अब ये 44 और 18 है, 24 और 25, 24 और 25 टोटल क्या हो रहा है 49, यानी कि 51 से तो कम ही आएगा इनका सक्सेसिव, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन है या बी। अब 44 और 18 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा, 44 प्लस 18 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 44 प्लस 18 62, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, माइनस 44 गुणा 18 बटे 100, 44 गुणा 18 कितना आएगा, 44 के अगर 18 में भी गुणा करेंगे तो 720 और 72, 792, 792 यानी कि लगभग 800 मान लो, 800 बटे 100 कितना आ गया 8, तो 62 में से 8 घटाएंगे लगभग क्या आ गया 54%, यानी कि सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से ऑप्शन में मिला, पहले वाले ऑप्शन में, ये अधिकतम छूट देगा, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पे आपको देखना है एक एक ऑप्शन को, समझे ना। पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी है 933 किलोमीटर, नमित पॉइंट ए से बी तक 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और 111 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, सही है। पूछा पूरी जर्नी के लिए नमित की एवरेज स्पीड बताइए। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप इसके चक्कर में पड़े तो कैलकुलेशन में ही बुड्ढे हो गए, ठीक है बच्चों। ध्यान ये देना है कि नमित एक जगह से ए से बी तक जा रहा है फिर लौट के वापस आ रहा है, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या आ गई, अगर ए से बी तक जाता है S1 की चाल से, आता है S2 की चाल से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का, क्या होती है एवरेज स्पीड, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस, अगर ए से बी तक गया S1 की चाल से, लौट के आया S2 की चाल से, आपको केवल यहां पे क्या रखनी है वैल्यू, 2 गुणा गया 70 की स्पीड से आया 111, तो 2 गुणा 70 गुणा 111 बटे 70 प्लस 111 कितना आ गया 181, ये आ गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, जब मैं इस सवाल के ऑप्शंस देखूंगा तो ऑप्शन में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बताओ बच्चों क्या कर लेते हैं, हैं जी। देखो ये 181 है, थोड़ी देर के लिए इस 181 को क्या मान लेते हैं हम लोग 180, इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है बच्चों, 180 मान लिया। अब आप बताइए ये 0 तो कट ही गया, 2 से 18 कट गया कितनी बार, तो 111 सत्ते कितना आ गया 777, 777 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, 9 अट्ठे 72, 5 7 आ गया ना, तो 9 छिक्का यानी कि 86 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ गया। लेकिन नीचे 181 नहीं था, क्या था 181, नीचे बड़ी संख्या से भाग देना है, तो जो भी एक्चुअल आंसर आएगा वो 86 से क्या आना चाहिए कम, क्योंकि आपने 181 की जगह छोटे नंबर से भाग दिया तो आंसर तो बढ़ गया ना। 86 से हल्का सा कम, 86 से हल्का सा कम, कौन सा ऑप्शन रहा जी, ये रहा ना, कोई डाउट। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है अप्रोक्सीमेशन को, कि आंसर भी अप्रोक्स में। सवाल नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1155, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है, ठीक है। x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मानते हुए इस कंडीशन को मेरे प्यारे में, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूमिंग x टू बी द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू नंबर्स। आधे बच्चों को सवाल भी नहीं आएगा समझ में क्या कह रहा है। दो लगातार विषम संख्याएं हैं, उनकी गुणा कितने 1155, छोटी संख्या क्या माननी है x। अगर छोटी संख्या x है तो आप मुझे बताओ बड़ी वाली संख्या क्या होगी, इससे अगली x प्लस 2, क्योंकि लगातार विषम संख्या में दो दो का गैप होता है 1 3 5 7 9, तो ये लगातार विषम संख्याएं, छोटी x तो अगली x प्लस 2, इनका सवाल में क्या दिया है गुणनफल, इनकी गुणा किसके बराबर है 1155 के बराबर है। अच्छा इसको अगर हम लिखें तो x गुणा x स्क्वायर प्लस 2x और 1155 इधर आएगा माइनस 1155 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की फॉर्म में नहीं व्यक्त हो गया, यानी कि क्या बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट। कोई डाउट करिए। 21वां सवाल, ए बी को एक स्मार्टफोन 60% लॉस पर बेचता है और बी सी को वह स्मार्टफोन 25% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। अगर सी ने स्मार्टफोन 42,206 रुपए में खरीदा
तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत क्या थी? 42,206 में खरीदा, तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत यही हो सकती है। पता है, आप ना सवाल के डेटा के साथ खेलना शुरू करो। 42,206 नंबर है, ऑप्शन देखें लगभग डबल हो गए। एक ही ऑप्शन है जो एग्जैक्ट डबल हो रहा है 42,206 का, यानी कि 42,206 का क्या रिश्तेदार। बाकी तो रिश्तेदार को आगे पीछे कर दिया ऑप्शन बनाने के लिए एग्जामिनर ने, ऑप्शन बनाने के लिए, यानी कि आंसर क्या हो सकता है मात्र, है कि नहीं? कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या है सक्सी। मैं आपको दिखाता हूं जलवा। इस तरह के सैकड़ों सवाल आ रखे हैं पेपर में। ए जो है बी को क्या बेचता, ए बी को स्मार्टफोन बेचता 60% के लॉस पे, बेच दिया। फिर बी ने वो स्मार्टफोन किसको बेचा, सी को बेचा 25% के प्रॉफिट में। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या प्यारे बच्चे, सी ने स्मार्टफोन 42,206 रुपए में, 42,206 रुपए में खरीदा सी ने। तो आपसे क्या पूछा है, ए ने स्मार्टफोन के लिए क्या कीमत अदा की थी, ये तो पूछा है। क्या सक्सिव नहीं है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, फाइनल वैल्यू दी और शुरुआत की वैल्यू पूछी है। ए ने बी को बेचा 60% लॉस पर, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5 मतलब 5 का समान। फिर बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, 25% की प्रॉफिट की वैल्यू 1/, यानी कि 4 का समान। अल्टीमेटली सीधी सीधी गुणा, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 कितनी बार कट गया, यानी कि 1/2। तो मैं कह सकता हूं अगर ए का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, अगर ए का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, तो फाइनली जब वस्तु सी के पास गई तो वस्तु कितने की बिकी, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 42,206 है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, डबल आ गया 42,206 का। किससे आसान कुछ है दुनिया में, नहीं। एक रेलगाड़ी 2091 मीटर और 1259 मीटर लंबी दो सुरंगों को 89 सेकंड और 63 सेकंड में पार करती है। ये तो आपसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी। जैसे रेलगाड़ी 2091 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस 2091 मीटर जा रही है ना। जब रेलगाड़ी 1259 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस 1259 मीटर जा रही है। पहली सुरंग को पार करने में 89 सेकंड लगा, दूसरी को 63 सेकंड लगा। तो आप बताइए मेरे प्यारे भाई, यहां डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया। 2091 में से क्या घटा देंगे, 1259, तो ये आ जाएगा 832। डिस्टेंस में कितना फर्क आया, 832 मीटर। टाइम में कितना फर्क आया, पहले 89 सेकंड लगता था पहली सुरंग को पार करने में, दूसरी को 63 सेकंड। टाइम में कितना फर्क है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 6 कितना 26 सेकंड, यही ना। तो क्या ये रेलगाड़ी की स्पीड नहीं आ गई, डिस्टेंस में फर्क 832 मीटर, रेलगाड़ी को समय कितना लगा 26 सेकंड। यहां रेलगाड़ी 832 मीटर डिस्टेंस कम जाती है, रेलगाड़ी को कितना समय कम लगता है, 26 सेकंड समय कम लगता है। तो रेलगाड़ी की स्पीड आ गई मेरे प्यारे भाई, यहां पे 26 × 78, 5 26 दूनी 52, 32 मीटर पर सेकंड। अगर रेलगाड़ी की स्पीड पूछा होता तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। भाई रेलगाड़ी 2091 मीटर लंबी सुरंग को पार करते तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस कितना जाएगी, 2091 मीटर, है ना बच्चे। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस बराबर कितना, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 32 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में पार करते पहली सुरंग को, 89 सेकंड में। ये आ गया ना। और इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, 2091 घटा, तो यही आ गई रेलगाड़ी की लंबाई, यही ना बच्चे, ये आ गया। तो 2 नाम 18, 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो यूनिट डिजिट यहां से क्या आएगा बच्चों, 7। क्लियर है ना भाई। उसके बाद यहां तो 2 ऑप्शन में हम फंस गए, तो क्या लगा लेते हैं बच्चों फिर डिजिटल सम, 9, 3 और 2 5, 5 8 40 का मतलब 4, और ये 9, 2 - 1 3, 4 - 3 क्या आ गया। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके अंकों का योग 1 बनता हो। 7 7 14 4 18, 18 का योग 9, 7 7 14 5 19, 19 का मतलब 9 हटा देंगे 1, तो ये सॉरी ये क्या बन गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते ही बताइए।
सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 23। एक खोखले बेलाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना। एक सिलिंड्रिकल पाइप है, खोखला है, उसकी आपको एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है कैपिटल आर और उसकी आपको इनर रेडियस, अंदर वाली रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। पाइप 42 सेंटीमीटर लंबा है एंड एक ऐसी मेटल से बना है जिसका डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी धातु लगी कि उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 5 ग्राम। तो पाइप का वजन बताओ, पाइप का वेट क्या है, ये पूछा आपसे। सुनिए भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि इस पाइप को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, जो धातु इस्तेमाल हुई है, उसका आयतन क्या है। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम। अब जैसे खोखला बेलन है, खोखले बेलन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई 22/7 लेना है। देखो एक बात इस समझ जाएंगे कि 22/7, 22 में क्या आएगा? 11 है। जो भी आंसर आएगा कन्फर्म इसमें 100% क्या होगा? 11 का मल्टीपल। तो आप यहां पे ध्यान से सुनिए, पाई की वैल्यू 22/7 मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। कैपिटल आर 7 है, स्मॉल आर 5 है, तो 7 का 49 माइनस 25 का आएगा 24 इंटू हाइट कितनी है? 42 सेंटीमीटर। ये जो है इस प्लास्टिक के पाइप का, ये जो धातु का पाइप है बेलनाकार खोखला, उसका वॉल्यूम आ गया, उसमें इतनी धातु लगी है। लेकिन क्या पूछा है? वजन, वेट पूछा है ना आपसे। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन क्या आएगा बच्चों? इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन क्या आएगा? 5 से गुणा कर देंगे, या है ना भाई। अगर आपको मास निकालना है तो आप वॉल्यूम की किस में गुणा कर दोगे? डेंसिटी में गुणा कर दोगे। ये बात पहले से पता है, एग्जामिनर को लिख के देने की जरूरत नहीं है, एहसान मत लो एग्जामिनर का। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आंसर दे रखे केजी यानी कि किलोग्राम में, ये मेरा आया किस में? ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी आएगा प्यारे बच्चों, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 6 42, 6 पंजे 30 से एक जीरो कट जाएगा यानी कि 3। तो 22 गुणा 72/100 यानी कि 22 गुणा 0.72, ये आ जाएगा ना बच्चों। 72/100 हो गया, 24 72/100 यानी कि कितना है? ए। ठीक बच्चों, 2 दूनी 4 यूनिट जीटा आएगा। तो ये तरीका है इस सवाल को करने का। ये बताओ, स्मार्ट बाजार इज ऑफरिंग बाय 16 गेट 9 फ्री on household item. What is the net percentage discount being offered by the Smart Bazaar? स्मार्ट बाजार ऑफर दे रहा है 16 खरीदो 9 फ्री पाओ। क्या कह रहा भाई साहब? 16 वस्तु खरीदो 9 फ्री ले जाओ। तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या है बताइए? ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। टोटल 16 खरीदो 9 फ्री ले जाओ, यानी कि स्मार्ट बाजार वाले कितनी वस्तु दे रहे हैं? टोटल 16 9 25। 25 में से 16 का पैसा देना है, फ्री कितनी है? 9, यानी कि डिस्काउंट हो गया 9/25। 1/25 4%, 9/25 36%। डायरेक्ट डिस्काउंट है, खत्म। इंपॉर्टेंट सवाल है, बेशक आसान है लेकिन आएगा पेपर में। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 15,625 अमाउंट टू 19683 in 1 year and 6 months if the interest is compounded half yearly? बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बोला है। अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो पूछा किस ब्याज की दर से 15,625 रुपए 19,683 बन जाएंगे 1 साल 6 महीने, यानी कि 1.5 साल में। ठीक बच्चों, 1 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है? 1.5 साल है कि नहीं भाई? अगर समय 1.5 साल है तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी ना। 6 महीना 6 महीना और 6 महीना हो गया कितना? 1.5 साल 18 महीने। बताओ प्यारे बच्चों, ये 6 महीने की 3 साइकिल बन गई। आप बताओ 1.5 साल में आपका पैसा क्या हो गया? 1.5 साल में 15,625 रुपए कितने बन गए? 19,683। तो आप बताओ प्यारे दोस्तों, यानी कि आपका पैसा 18 महीने में इतने गुना हो गया।
ये हो गया ना 18 महीने में। 15,625 क्या बन गया, 19,683। तो ये पता लगाओ फिर आपका पैसा हर 6 महीने में कितने गुना होगा। हर 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, इसकी पावर 1/3, क्योंकि 6 महीने का 3 बार आपको सक्सेस करना है। तो क्यूब रूट 15,625, 25 का क्यूब होता है, पता होना चाहिए पहले से। 15,625 का क्यूब रूट 25। तो अब बताओ ऊपर वाली संख्या 19,683 का क्यूब रूट क्या आएगा, 27, क्योंकि 25 से बड़ी संख्या का क्यूब है। 7 का क्यूब 343 के एंड में 3 आएगा। यानी कि ये क्या आ गया, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हर 6 महीने में आपका पैसा क्या होगा, 27/25 गुना। यानी कि हर 6 महीने में 25 रुपए 27 बन जाएंगे। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 2। 1/25 4%, 2/25 कितना आ गया, 8%। तो हर 6 महीने में आपको 8% ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर जल्दबाजी में 8% आंसर मत लगा देना, क्या हो जाएगा, गलत। ये तो हर 6 महीने में आपका पैसा 8% बढ़ना है। तो एक साल में कितना ब्याज की दर होगी, 16%, डबल। एक साल मतलब 12 महीने। 12 महीने में अगर ब्याज की दर 16% है, तो ही तो 6 महीने में आपका पैसा हर 6 महीने में 8% बढ़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 का डबल, 16% पर एनम। आई ना बात समझ में। चलिए, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 45, 55 और 50% कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। ओरिजिनल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है भाई, यानी कि 4 महीने में फ्यूल का प्राइस इनिशियल प्राइस से कितने परसेंट कम या ज्यादा हुआ। देखो बच्चों, अगर मान लो 30 शिफ्ट में पेपर होता है तो कन्फर्म है 10 से 15 शिफ्ट में सेम सवाल आएगा, इसलिए मैं बार बार सिखाता हूं। लिमिटेड सवाल है रेलवे के पास, वही आपको बार बार करने हैं। ठीक है बच्चों, फ्यूल का प्राइस पहले महीने 45% कम होता है, फिर 55%, फिर 50%, चौथे महीने क्या 40% बढ़ जाता है। आपको क्या निकालना है, नेट चेंज कितना है 4 महीने में, यानी कि इन सबका सक्सेसिव। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, रेशियो, इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। पहले महीने ईंधन का प्राइस 45% कम हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। 20 से 9 कम होकर कितनी रहेगी वैल्यू, 11। दूसरे महीने 55% कम हो गया, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू 11 यानी कि 20 से 11 कम होकर कितना रह गया। फिर तीसरे महीने 50% कम हो गया, 1/2, 1/2 यानी कि कीमत 2 से घट के कितनी रहेगी। फिर तीसरे महीने कितनी कीमत बढ़ जाती है, चौथे महीने 40% बढ़ जाता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि 5 से कीमत 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी। इन सब की सीधी सीधी गुणा। अब बताओ क्या आएगा, 20 गुणा 20 400 और 2 पंजे 10, तो 4000। क्या आ गया बच्चों, ये 4000। और ऊपर क्या आ गया, 11 नाम 99, 99 गुणा 7, 99 गुणा 7 कितना आ गया भैया, 700 से 7 कम 693 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर फ्यूल का प्राइस पहले 400 था इनिशियली, तो घट के कितना रह गया, 693 रह गया। फ्यूल का प्राइस 600 से घट के 693 4 महीने बाद। यानी कि फ्यूल का प्राइस क्या हुआ बेटा, घटा है। इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, क्या हुआ है, डिक्रीज। अब एक ऑप्शन 80% से ज्यादा है, एक ऑप्शन 80% से कम है। तो आप भी क्या निकालो प्यारे, स्मार्ट आदमी हो ना, अप्रोक्स निकालो। 4000 से अगर 693 हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों कितना कम हो गया प्यारे दोस्तों, 700 अगर हम करेंगे तो ये 3307। फ्यूल का प्राइस कितना घट गया, 3300। तो 4000 का 80% होता है 3200, ये क्या है 3307। यानी कि 80% से ज्यादा कीमत घट गई कि नहीं घट गई। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है भाई, अगर इनिशियल प्राइस 4000 था और ये रह 3307 कम हो गया, यानी कि मेरे दोस्तों 4000 का 80% तो 3200 होता है, 3300 कम हुआ यानी कि 80% से ज्यादा घट गया। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, समझे ना। आइए, दो रेलगाड़ी 50 और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। एक रेलगाड़ी की लंबाई 430 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 31 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ये सवाल है, करें, करो बच्चों। अगर दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करेंगे तो कितने डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम। अब एक रेलगाड़ी की लंबाई 430 मीटर है, मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है एल,
अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोनों की, 50 प्लस 90 यानी कि 140। 140 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/, ये आ गई रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। कितने टाइम में एक दूसरे को पार करती हैं, 31 सेकंड में। ये आया। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 430, इधर प्लस में उधर जाके क्या घट जाएगा, माइनस का 400 माइनस 430 आ गया। बताओ किसी को कोई डाउट। और आप जानते हैं कि ये किससे चला जाएगा, 2 से 70 बार और ये 9 बार। तो आप मुझे बताइए क्या आएगा, 70 पंजे 350 गुणा 31 बटे कितना आ जाएगा, 9। देखो आंसर काफी ज्यादा दूर दूर है, दूर दूर है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन। बताइए बच्चों, अगर हम 9 से 350 काटें तो कितनी बार चला जाएगा, 9 9 तिया 27, कितना बचेगा, 8 0 9 नाम, यानी कि लगभग 39 बार चला गया कि नहीं चला गया। अगर ये 351 होता पूरा कितनी बार चला जाता, हाँ, तो ये चला गया 39 बार। तो 39 गुणा 41 39 गुणा 31 कितना आएगा, 40 की 31 में गुणा करें तो 1240। तो 1240 से 31 कम आएगा, यानी कि 1209। 1209 माइनस 430, यानी कि अप्रोक्स मेरे दोस्तों ये 800 से कम आएगा हल्का सा। तो क्या आंसर है, 775.56। ऐसे करनी कैलकुलेशन, है ना बच्चों। ऐसा नहीं कि जब ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि यहां पे 20-20 50-50 का फर्क है तो मैं इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूं। 1209 माइनस 400, 1200 में 400 घटाएंगे 800, और ये 9 माइनस 30 करेंगे तो लगभग 775 के करीब पहुंच जाएगा। आगे, किसी आंकड़े का मोड और क्या दिया हुआ है आपको, मीन एंड मोड। द मीन एंड मोड ऑफ डेटा सेट आर 51.5 एंड 61.7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा सेट। आपको क्या बताना है, मीडियन। करिए भैया, इंप्रिकल फॉर्मूला से। जिन बच्चों को इंप्रिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र ही नहीं आता वो याद कर लो, क्या होता है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये है इंप्रिकल फॉर्मूला। इसमें आपको कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाती है और तीसरी वैल्यू पूछता है, केवल आपको वैल्यू रखना है। अब जैसे यहां पे एक डेटा का मीन दिया 51.5 और इसका मोड दिया है कितना, 61. यहां वैल्यू रख दो। मोड कितना है मेरे दोस्तों, 61. मीडियन निकालना है आपको, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीन कितना है 51.5 का दुगुना कितना आ जाएगा, 103 आ गया। ये माइनस 103 इधर आके जुड़ जाएगा। 103 में 61 जोड़ेंगे तो 164.60 बटे 3, यही क्या आ गया, मीडियन। क्वेश्चन मार्क बताओ, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 1 4 3 चौक और 2 3 नाम 27, 54. ऑप्शन नंबर कर लोगे ना, सिंपल। और दशमलव में ही आएगा, पैटर्न फिक्स है, यही सवाल आएगा और दशमलव में ही आएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आइए सवाल नंबर 29। किसी वस्तु को 3471 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, सवाल है 25% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन है, देखो अगर किसी वस्तु पे 25% प्रॉफिट कमाना है तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 125% में। 125% में क्या आएगा, 5। वैसे तो 5 का मल्टीपल एक यही ऑप्शन दिख रहा है, यही बनना चाहिए कि नहीं, कि इतने एब्सर्ड आंसर तो होंगे नहीं बेतुके। ठीक है बच्चों, और वैसे ही सवाल करना मुश्किल नहीं, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी वस्तु को 3471 में बेचने पर उतने ही % लाभ होता है जितना उस वस्तु को 2577 में बेचने पर क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है। तो वस्तु का जो सीपी होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी। 3471 में बेचने पर उतना ही % प्रॉफिट है जितना 2577 में बेचने पर लॉस परसेंटेज है। सीपी इन दोनों का एवरेज होगा। एवरेज कैसा आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 7 और 1 8, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 34 और 1 35, 35 और 25 60, 6048, 6048 बटे 2 कितना आ गया, 3000। ये वस्तु का सीपी आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर इस पे 25% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बेचोगे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 प्रॉफिट कमाओगे तो इसके 5/4 में आप बेचेंगे। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। और आप देख पा रहे हैं कि 5 है और प्यारे दोस्तों जरूर 0 आएगा एंड में। ये आंसर है, खत्म। लास्ट सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 30। अक्षय के पास 1218 रुपए हैं। उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% ब्याज दर पर इन्वेस्ट करने को कहा। ठीक है, यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रम से 12 और 13 साल के बाद सेम अमाउंट मिला। अक्षय ने कार्तिक को कितनी राशि दी थी? यह एक बहुत फेमस सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है और इसके एक डायरेक्ट शॉर्टकट बनता है। अक्षय के पास कितने रुपए? 1218 रुपए। अक्षय के मेरे प्यारे भाई 2 लौंडे हैं, है ना, अर्जुन और कार्तिक, दोनों को बुलाया और 1218 रुपए बांट दे। थोड़ा पैसा अर्जुन को दिया, बाकी पैसा कार्तिक को दिया, लेकिन बोला उनसे खर्च मत कर देना, इसको जो है बैंक में जमा कर दो। बैंक में क्या मिलेगा? 10% सालाना का ब्याज। ठीक है बच्चों, यह देखा गया कि 12 और 13 साल के बाद दोनों को क्या मिला? सेम अमाउंट मिला। तो जहां यह लाइन आएगी कि दोनों को सेम अमाउंट मिलता है, समान राशि प्राप्त हुई, वही यह शॉर्टकट लगता है कि आफ्टर 12 एंड 13 ईयर्स उनको क्या मिलता है? सेम अमाउंट। अब बताओ ब्याज की दर कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/, अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, इसका मतलब हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 10 से 11। हर 1 साल में आपका पैसा 10 से 11 हो जाएगा। यहां पे अर्जुन और कार्तिक को 12 और 13 साल के बाद सेम अमाउंट मिलता है। टाइम में गैप कितने का है? टाइम में 1 साल का गैप है। तो ये जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको इसकी पावर क्या करना पड़ेगा? 1। अगर टाइम में 2 साल का गैप होगा, जैसे मान लो 12 साल और 14 साल होता, तो क्या होता? पावर 2। अगर टाइम में 3 साल का गैप होता तो हम क्या करते? पावर 3। यानी कि अर्जुन और कार्तिक के बीच पैसा जो बांटा जाएगा प्यारे बच्चों, वो इस रेशियो में बांटा जाएगा, है ना। अब आप बताइए कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जैसे हम बात करें अर्जुन को 12 साल बाद सेम अमाउंट मिलता है और कार्तिक को 13 साल बाद। तो अर्जुन का समय कम है, 12 साल, अर्जुन का समय कम है, तो ब्याज क्या मिलेगा? कम। तो अर्जुन का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? ज्यादा। यानी कि अर्जुन का शेयर ज्यादा होगा और कार्तिक का शेयर क्या होगा? कम। अर्जुन कार्तिक के बीच में पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। पूछा क्या है? कार्तिक को कितनी राशि मिली? कार्तिक को कितनी राशि मिली? 10 यूनिट। टोटल दोनों का कितना? 10 + 11 21। कितने रुपए का? 1218 रुपए का। ये आ जाएगा बच्चों। तो 21 से 21 पंजे 105 और 16, 21 अट्ठे 168, तो 580 रुपए कार्तिक को मिले। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। इतना सा सवाल है। तो इसी ट्रिक से आप करोगे तो मात्र से 10-12 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये टेस्ट खत्म होता है और ये प्यारे दोस्तों लास्ट आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। मैं साइड हो जाता हूं। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको एक टेस्ट कराया, एग्जाम रिव्यू पेपर, और इसमें से मैक्सिमम सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा ये सवाल, सॉल्यूशन, हमारा पढ़ाने का तरीका, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन बच्चों का अभी पेपर बाकी है होना एनटीपीसी की आगामी शिफ्ट में, उनको बेस्ट ऑफ लक। मेहनत से बिना जो है धैर्य खोए पेपर दीजिएगा। बाय।